carbon and its compounds. रिकॉर्ड हो रही है क्लास। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से 4 ही टॉपिक्स आ रहे हैं। पहला जो है इसका वर्सेटाइल नेचर, नेचर ऑफ कार्बन। सेकंड जो है होमोलोगस सीरीज। तीसरा है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं जो कि मेन इस बार जो टर्म 2 है उसमें कार्बन वाले चैप्टर में से आ रहे हैं। और कुछ इसके बीच बीच में जो सब टॉपिक्स होते हैं वो आ सकते हैं। ये महिमा और महिमा दो कैसे हो गए वेटिंग रूम हाँ में? मम्मी जी वो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, कर लूं एडमिट? हाँ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में हमने एक बॉन्डिंग पढ़ी थी, आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग बेसिकली क्या है? एक फोर्स है जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब आयनिक बॉन्डिंग होती है, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है तब आयनिक बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की देखें तो व्हेन 2 नॉन मेटल्स कंबाइन, ठीक है, so when 2 non-metal combine, उस केस में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सेकेंड चीज, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब जब बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या चीज होगी? इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर अब होती है शेयरिंग। अभी तक जो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे वो पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जा रहे थे। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है, तो इसके लिए भी जब हम भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने आने चाहिए। अब देखो कैसे हो बताया ये। हमने ये कंडीशन पढ़ा कि 2 नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तब इस तरीके का कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है। अब बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग करके और ये मॉलिक्यूल बनता है। एक कार्बन है इसके अंदर और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आता है वो इस तरीके से आता है, आपसे ये पूछा जाएगा शो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So first of all, we'll write the configuration of carbon, electronic configuration 2, 4, and for oxygen it will be 2 and 6. ठीक है, और उसके बाद हम इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। यहाँ पर कार्बन बीच में आ जाएगा और ऑक्सीजन इसके दोनों साइड में आ जाएगा। ओके, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है केवल वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि आगे की इलेक्ट्रॉन्स को जो है पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर बना दीजिए और 2 इधर बना दीजिए। इट्स अप टू यू कि आपको किस साइड बनाने। कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन बनाने। ये थोड़ा सा देखने में सही लगता है और साफ सुथरा डायग्राम बनेगा, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी बना दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके है ना। अब देखो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने। ऑक्टेट का मतलब कि लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो के शेल नहीं है और अगर वो के शेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो अभी तो हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर ये जो एल शेल है यही इनका ऑक्टेट है, यही इसका लास्ट शेल है। तो इस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए तो कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं?
हर एलिमेंट जब भी रिएक्ट करता है तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही रिएक्ट करता है। तो अब इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जाएगा ना ही लिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रहेगा और इन दोनों का ही कहा जाएगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से शेयर करेगा और ये बना देगा वो अपना सर्किल। तो इस कार्बन के सर्किल के अंदर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये कार्बन के भी गिने जा रहे हैं और हैं ऑक्सीजन के। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए हैं, ये किसके थे? ऑक्सीजन के थे। लेकिन क्योंकि यहाँ शेयरिंग हुई है तो ये अब इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी माने जाएंगे, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कर रहे हैं। अब हम इस ऑक्सीजन को अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसके पास थे, ये 2 इसने यहाँ से शेयर कर लिए, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किए और इसके भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट ने अपना जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्डिंग है ये कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो पहचान सबसे बड़ी ये है कि जहां भी आपको 2 नॉन मेटल दिखाई दे जाए इसका मतलब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है, और सर्कल वाला डायग्राम बनाना है, इसमें एरो वाला नहीं बनाना है। जो एरो वाला हम बनाते थे वो आयनिक बॉन्ड के केस में बनाते थे, यहाँ पर हम सर्कल पूरा करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए। अगर एल शेल है, मतलब के अलावा दूसरा शेल है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे उसके। अब इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कार्बन बीच में है, हमेशा ध्यान रखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं। तो ये रहा पहला बॉन्ड, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका मिलके दूसरा बॉन्ड बना दिया इस ऑक्सीजन के साथ। अब इधर आ जाओ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बन गया। इधर देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, बॉन्ड हो गया कंप्लीट। लेकिन बॉन्ड बनाने के साथ साथ अब आपको वो इलेक्ट्रॉन भी दिखाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा रह गए, जिन्होंने केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने का काम किया है, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, जो कि ये इलेक्ट्रॉन थे। ये 8 इलेक्ट्रॉन में गिने गए हैं, लेकिन इन वाले इलेक्ट्रॉन्स ने कोई भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं किया है, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये केवल ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए काउंटिंग में गिने गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अगर ये आपने नहीं बनाए तो ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, बोर्ड में फिर आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो ये पहला लोन पेयर हो गया, जो कि पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फर्स्ट लोन पेयर जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑक्टेट को कंप्लीट किया, तो फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर। तो इस टोटल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन पे कितने हैं? 4 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए पेयर के हिसाब से, वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स। जैसे कि ये पहला पेयर, एक इधर से बन के 1 पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। और ये जो लाइंस दिख रही हैं वो इसी को ही शो कर रही हैं। एक लाइन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, केवल ऑक्टेट को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए? अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास हैं 4 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि उसमें 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर्स अगर हम गिने, फॉर ईच ऑक्सीजन, इसके लिए 2 और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट किया है, कितने बॉन्ड पेयर्स बनाए हैं, तो हर एक ऑक्सीजन ने तो 2 बनाए हैं और टोटल दोनों ऑक्सीजन ने 4 बनाए। तो ये कहलाता है बॉन्ड पेयर्स। और एक तीसरी चीज जो इसमें पूछी जा सकती है, वो पूछी जा सकती है कि कोवैलेंसी क्या होती है? व्हाट इज कोवैलेंसी?
तो कोवेलेंसी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो की शेयर किए जा रहे हैं बाय द ईच एटम। ठीक है, हर एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है वो उसकी कोवेलेंसी है। अब यहाँ पर इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 4, और हर एक ऑक्सीजन ने केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो उसकी कोवेलेंसी हो गई 2। तो जो जितने बॉन्ड पेयर होते हैं उतनी ही कोवेलेंसी होती है। ठीक है, कोवेलेंसी क्या है, किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी कोवेलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वो शेयर करता है, उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। और कोवेलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द बॉन्ड पेयर्स, हमेशा बॉन्ड पेयर के बराबर ही होगी क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए होंगे जितने बॉन्ड पेयर्स बने होंगे। कार्बन ने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसलिए उसकी कोवेलेंसी हो गई 4। समझ आ गया? हाँ। चलो और एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर आप बताएंगे कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। देखो, नाउ विल फॉर्म अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो टोटल इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के अंदर जो कि एल शेल है, तो इसका मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उसके फर्स्ट वाले शेल में आ जाएगा, तो इसका तो जो लास्ट शेल है वो के शेल है, तो इसका मतलब इसको तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं क्योंकि के शेल में 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बनाएंगे, तीनों तरफ हाइड्रोजन को लिख देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सर्कल पूरे कर लेते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हर एक हाइड्रोजन को, तो इसने ये इससे शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन इससे शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, तो हाइड्रोजन ने तो अपना काम कर लिया। अब नाइट्रोजन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑलरेडी उसके पास हैं, 3 वो इन तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, और ये अपना कर लिया इसने ऑक्टेट को कंप्लीट। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी हो गया। अब इसका बॉन्ड वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये है नाइट्रोजन, ये एक बॉन्ड बन गया एक हाइड्रोजन से, ये दूसरा बॉन्ड बन गया दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड बन गया तीसरे हाइड्रोजन से। लेकिन अभी भी ये देखो ये वाला पेयर बचा हुआ रह गया क्योंकि इसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो कितने लोन पेयर्स हो गए? 1 लोन पेयर फॉर नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन के लिए लोन पेयर कितना हो गए? 0। बॉन्ड पेयर फॉर नाइट्रोजन 3, very good. And bond pair for hydrogen, for each hydrogen? Each one. Each one. Covalency for nitrogen? किसके लिए, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए तो 3 ही कोवेलेंसी, और फॉर ईच हाइड्रोजन कोवेलेंसी विल बी 1। ठीक, ये तो था सिंगल बॉन्ड जहां बन रहे थे, इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। अब ये है कि कहीं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में हमने देखा कि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहे थे, इस तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिसमें डबल बॉन्ड आप देखोगे। जैसे कि पहला कंपाउंड हम जो देख रहे हैं वो है इथीन। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, अब 2 कार्बन है, अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं शेयर हो रहे होंगे हर एक कार्बन के। टोटल कार्बन के पास अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शेयर कर रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आपने इस तरीके से दिखा दिया। तो जब भी फॉर्मेशन शो करना हो ना तो कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना चाहिए क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं, तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन कोई नहीं करोगे। तो अब हम इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, तो ये हाइड्रोजन का सर्कल पूरा हो गया, ये इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये इस हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, ये तो कंप्लीट हो गए। अब कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा सर्कल लेते हुए कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इस कार्बन के करने तो 1 2 3 4 तो हाइड्रोजन के थ्रू हो गए, 5 6 7 8, ये हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है हमको, तो ये जो रहा कार्बन, सिंगल बॉन्ड से तो ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड थे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बताइए इथीन के अंदर, तो अगर ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी नहीं गिन पाओगे आप फिर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए इसके। ठीक है, समझ आ गया? अब हाँ, आ गया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाले स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो आसानी से आपने इलेक्ट्रॉन लगाए और सर्कल बना लिए, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन लगाओगे और फिर सर्कल बनाओगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसलिए बेटर यही होगा कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर वो स्ट्रक्चर हटाते जाओ और इलेक्ट्रॉन्स लगाते चले जाओ। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमसे कहा जाता है कि इथाइल अल्कोहल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, जो कि बहुत बार आ चुका है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें तो इसको तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो कार्बन है पहला वाला, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन नेचर में, इसलिए इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो यहाँ पर तो 4 वैलेंसीज कंप्लीट दिखा रखी हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इधर 3 बने हुए हैं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये है स्ट्रक्चर इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हर बार एक एक बॉन्ड हटाते जाना है और 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाना है, चाहे वो आप दोनों क्रॉस से लगा लो, दोनों डॉट से लगा लो। चलो मैं क्रॉस से ही लगा देती हूँ। ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, हर बार हम इस लाइन को हटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देख लेते हैं कि हर एक के इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल के थे वो यहाँ लग गए या नहीं लग गए, ऑक्सीजन के लग गए या नहीं लग गए। देखो हाइड्रोजन की तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो हर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। कार्बन के देखो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। लेकिन ऑक्सीजन की तरफ अगर हम नजर डालें, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हैं और होने कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही बने, इसका मतलब 4 और बनाओ। ये हमें इसलिए लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि जब हम सर्कल बनाने के लिए जाएंगे तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पूरे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बनाए नहीं है। अब इसका सर्कल बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये इस हाइड्रोजन का पूरा, ये इसका। ठीक है, अब कार्बन का सर्कल पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया, ये पूरा इस सर्कल पूरा हो गया। इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हम बस इतना ध्यान रखना कि जिसका सर्कल आप पूरा कर रहे हो, जिस एलिमेंट का, केवल वही सर्कल के अंदर आना चाहिए। बाकी आप इस हाइड्रोजन को भी इस सर्कल के अंदर ले लोगे तो वो गलत स्ट्रक्चर होगा। आपको केवल इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं और जिस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हो केवल वही उस सर्कल के अंदर आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खुद के, एक यहाँ से शेयर किया, एक यहाँ से शेयर किया, तो ये हो गए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इथाइल अल्कोहल का। समझ में आ गया? हाँ, आ गया। तो ये बस इसके स्ट्रक्चर्स याद रखना,
कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए थे हमने, बस फिर लाइन हटाते जाओ और वो बनाते जाओ। तो वो जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएंगे। ऐसे देखने से तो आ ही रहे होंगे समझ में, लेकिन जब हम बनाने चलते हैं तो वो गड़बड़ हो जाते हैं। अब दूसरा कंपाउंड हम देख लेते हैं, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, मतलब ये कार्बन 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इससे, फिर से एक कार्बन लगा हुआ है, अब 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है COOH ग्रुप का, इसके अंदर एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से लगा हुआ होता है और एक OH ग्रुप लगा हुआ होता है सिंगल बॉन्ड से। ये इसका स्ट्रक्चर फिक्स है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर ये फिक्स है कि इसके अंदर एक कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ होगा ऑक्सीजन कार्बन से, और दूसरा जो ऑक्सीजन होगा वो सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ होगा, क्योंकि वो इस तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आप कुछ नहीं करना है, हटाओ ये लाइंस और लगा दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आसान तरीका है, आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस तरीके से बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इलेक्ट्रॉन लगाएं और फिर कैसे करें, तो ये आसान तरीके से इससे आप बना सकते हो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे आपको उस तरीके से भी समझ में आने लग जाएगा। अब ऑक्टेट देख लेते हैं कि सबके 6 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे हैं नहीं है। तो हाइड्रोजन के तो पूरे हैं, कार्बन के भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के पूरे नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने केवल 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं ऑक्सीजन के, तो मतलब 4 और दिखाने पड़ेंगे। इधर भी 1 2 दिखा रखे हैं, तो 4 और दिखाओगे आप। अब इसके सर्कल पूरे कर दो बस। हाइड्रोजन का ये हो गया, ये इस हाइड्रोजन का हो गया, ये इस हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, कार्बन के देख लो आप, ये यहां से गया, ये हो गया, ये पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस कार्बन पे आ जाओ, 1 2 3 4, तो ये तो रहा ये 5 6 7 8, ये रहा, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पूरा। इस ऑक्सीजन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस तरीके से हर एक का 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे दिखा दिए हमने, हाइड्रोजन के 2 दिखा दिए। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। समझ में आया? हाँ। अब कुछ के स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना बना के दूंगी, अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे कि इसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स बने थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है। सो दे आर ऑलवेज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है पूरी तरीके से, और जब ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो ना तो कैटायन बनेगा ना ही एनायन बनेगा, क्योंकि कैटायन और एनायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज हुआ या तो गेन हुआ। लूज हो गया तो मतलब दूसरे के पास चला गया, और गेन हुआ तो मतलब दूसरे से हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है और वो दोनों का माना जाएगा, तो यहाँ पर आयंस नहीं बनते हैं। सो नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। और जब आयंस बनते नहीं हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जबकि आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप उनको पानी में खोल दो
या उनको मेल्ट कर दो या किसी भी तरीके से लिक्विड फॉर्म में ले आओ, तो दे कैन इजिली पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम, क्योंकि वो आयंस में डिवाइड हो जाते। अब इसमें तो आयंस बने ही नहीं, आप चाहे इसको कितना ही डिवाइड करके देख लो, इसमें आयंस नहीं बनेंगे, तो इसलिए दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसका रीजन पूछा जा सकता है कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन और इन एक्वस फॉर्म। तो इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म आयंस बाय व्हेन दे डिवाइड, दे विल नॉट चेंजेस इनटू आयंस, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होता है। अब जब ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनके बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो होता है वॉन्डर वॉल फोर्सेस, और वो बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। जैसे इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो फोर्सेस अट्रैक्शन के कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेस, एंड दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, जो कि बहुत जल्दी से टूट भी जाते हैं। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होते हैं। सो दे हैव लो melting point and boiling point because of weak van der Waal forces. तो इसका रीजन भी कई बार पूछा गया है कि why they have very low melting and boiling point, because इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, जो बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं। जबकि जो हम आयनिक कंपाउंड जब हमने पढ़े थे, तो पढ़ा था कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। तो वो हाई किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस माने जाते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे, सारे पानी के अंदर सॉल्युबल थे, सारे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल थे, क्योंकि जो एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जिस तरीके का कंपाउंड होगा वो उसी तरीके के कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे पानी है, पानी के अंदर आयंस बन सकते हैं, तो वो उस तरीके के कंपाउंड को घोल सकेगा जिसमें खुद भी आयंस बन सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में या कहना चाहिए आयनिक सॉल्वेंट्स में कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, इसलिए पानी के अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है जैसे ग्लूकोज है वो पानी के अंदर होता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, लेकिन फिर भी पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो सकता है। तो उसका रीजन डिफरेंट है, वो कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं फिर। सो दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर और इन पोलर सॉल्वेंट्स। ना तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट जो कि आयंस में डिवाइड हो सकते हैं, उनको पोलर सॉल्वेंट्स का। फिर ये किस में डिसॉल्व होंगे फिर? तो दे विल डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन कौन से होते हैं? इथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया। सो दे आर डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। ये पूछ लिए जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के नाम। बेंजीन हो गया, इथर, अल्कोहल, एसीटोन, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसमें कि आप इनको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। और इसके रीजन भी मैंने कुछ बताए जो क्वेश्चन जिन पे बन सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे, कि ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन पे भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ। चलो, अब मैं कुछ कंपाउंड्स आपको दे रही हूँ, वो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना के दूंगी, उसके लुईस डॉल्ट स्ट्रक्चर में आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड जो है वो है मिथाइल अल्कोहल।
जिसको हम मिथेनॉल, इसको नोट डाउन करते रहना, मिथेनॉल बोलते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ओके, इसमें अंदर कार्बन है। अमित जी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ कॉपी लेकर।